हाँ, जो आपने डिटेल दिया था ये है ना? हाँ यही है गुरु जी। 14 सितंबर 2012 दोपहर के 12:40 दिल्ली। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने कहा था कि इनके थोड़े से प्रोफेशन के बारे में हम थोड़ा सा विचार करें। हाँ जी, प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से। यस। देखिए अब इसमें हम जब देखते हैं ना, आपका पहले हम जन्म लग्न से विचार करते हैं, हालांकि इनकी चंद्र लग्न ज्यादा बलवान है ना? क्योंकि चंद्र लग्न जो है इनकी सिंह लग्न है, और सिंह लग्न में सूर्य स्वयं बैठा हुआ है वहां। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो इसमें जो है ना, जन्म लग्न का जब हम विचार करें तो जन्म लग्न से ज्यादा बलवान इनकी सूर्य लगन है और चंद्र लगन। क्योंकि चंद्र लगन में लगन का स्वामी स्वयं लगन में है, और लगन जो है चंद्र लगन और सूर्य लगन इनकी शुभ कर्त्री है, शुभ गुणों के मध्य में है ना? जी गुरु जी। हाँ, देखिए आगे बुध है, पीछे शुक्र है, तो मोस्टली हमें इसका विचार करना चाहिए चंद्र लगन से। क्योंकि यहाँ पर चंद्र लगन बलवान है, चंद्रमा अपने मित्र के घर में है, उसका मित्र उसके साथ है, शुभ ग्रहों के मध्य में है। जबकि हम जन्म लगन को देखें तो जन्म लगन में एक क्रूर ग्रह बैठा है, नीच राशि का केतु बैठा है, सॉरी राहु बैठा है, और राशि स्वामी स्वयं अपने से 12वें बैठा है। तो जन्म लगन का भी हम विचार करेंगे, लेकिन इसमें जो आपकी चंद्र लगन है उसका विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु जी जैसे इसमें क्योंकि सूर्य चंद्र और लगन में से चंद्रमा बलवान हुआ, इसीलिए हम उसकी लगन पे कर रहे हैं। हाँ, देखिए चंद्र लगन में, चंद्रमा तो लगन में होगा ही होगा, नो डाउट। लेकिन जब उसका राशि स्वामी यदि उसके साथ हो और वो शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के मध्य में हो, तो उस भाव को या उस लगन को बल मिलता है। अब यदि हम इसे दसम भाव को ही लें तो दसम भाव को यहाँ बहुत प्रबल बल मिला हुआ है कि दशमेश दसम में है, शुभ ग्रह के साथ है जो नवमेश है। तो नवमेश और दशमेश का धर्म कर्माधिपति योग यहाँ बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण का संबंध यहाँ बना हुआ है ना? लेकिन जो लग्नेश है, लग्नेश की स्थिति यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, जो जन्म लग्नेश है, क्योंकि उसके घर में एक राहु है, नीच का ग्रह, और वो अपने शत्रु या विरोधी शनि के साथ बैठा है, और शनि वहां पर उच्च का है, जो चतुर्थेश भी है और तृतीयेश भी है। यहाँ लग्नेश और तृतीयेश का योग 12वें भाव में जाता है। तो लगन और जो तृतीय भाव ये हमारे निज के हैं, तो इन दोनों भावों के स्वामी त्रिक भाव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगन को कमजोर करते हैं। हमारी जो एक रिसीविंग पावर है, एक अचीविंग पावर है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि आत्मा कारक सूर्य है, और सूर्य अपने अंतिम नवांश में है, यानी धनु के नवांश में है, गुरु के नवांश में है। तो यहां गुरु का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब हम देखते हैं कि चंद्र लगन या सूर्य लगन से जो दसम भाव है वहां पर स्वयं गुरु बैठे हैं, जो इनके षष्ठेश भी हैं, और वो सॉरी पंचमेश भी हैं जन्म लगन से, और अष्टमेश भी हैं। दूसरी तरफ हम जब जन्म लगन से देखें तो अष्टमेश जो है कि बुध बनते हैं, जो 11वें भाव में तो जाते हैं उच्च राशि में अपनी में, और वो भी सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य और गुरु का मिला जुला प्रभाव कहीं इस जन्म पत्रिका पर प्रोफेशन के लिए कहीं ज्यादा पड़ता है। लेकिन जब हम इनका देखते हैं D10 चार्ट, D10 चार्ट बनता है इनका शनि का, और शनि यहां पर दसम भाव में है, मंगल की राशि में है, लेकिन यहां पर भी सूर्य का प्रभाव आप स्पष्ट देख सकते हैं दसम भाव पर पड़ रहा है। और मंगल जो इनका वहां लग्नेश है जन्म का, वह स्वयं दसम भाव का मालिक बनता है यहां पर, और दसम भाव पर उसकी दृष्टि भी जाती है। तो इसमें जो दैवीय ग्रुप के जो ग्रह हैं आपके सूर्य, मंगल और बृहस्पति और चंद्रमा, इनका ज्यादा प्रभाव है। आंशिक प्रभाव शनि का भी है। तो ऐसा व्यक्ति
राज्य संबंधी कार्य कर सकता है। दूसरा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दशमेश है और नवम भाव के नवांश में है, मतलब 9 नंबर के नवांश में, 9 नंबर नैसर्गिक कुंडली में पिता का घर होता है। पिता के व्यवसाय को ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रोफेशन केवल एक नहीं हो सकता किसी व्यक्ति का, अनेक प्रोफेशन हो सकते हैं, अनेक चॉइस उसके पास हो सकती हैं, लेकिन उसी सीमा के अंदर उसे अपना कार्य करना होगा। क्योंकि देखिए 3, 6, 10 और 11 4 भाव उपचय भाव बोले गए हैं जन्म पत्रिका में। उपचय भाव का मतलब है कि यहां हमारी कुछ ना कुछ डिजायर होती है, कुछ हम स्वतंत्र हो सकते हैं अपने क्रियाकलाप के लिए। चतुर्थ भाव हमारे हाथ में नहीं है, जैसे माता का भाव, तो माता हमारे हाथ में नहीं है कि हमारी माता कौन होगी, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कर्म हम डिसाइड कर सकते हैं, लाभ कितना होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं एक सीमा के अंदर। उसका भी एक सीमा होगा, लेकिन सीमा के अंदर जो भी प्रोफेशन हमारे लिए अनुकूल होंगे उनमें से हम चयन कर सकते हैं देश काल पात्र के अनुसार। क्यों, जैसे आज हम एक प्रोफेशन लेते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर का या इंश्योरेंस एजेंट का या इस तरह के किसी एडवाइजर का, तो ये प्रोफेशन पहले नहीं होते थे, जबकि जन्म पत्रिका तो पहले भी होती थी, ग्रहों की स्थिति पहले भी होती थी, लेकिन प्रोफेशन इतने बढ़ गई है ज्यादा कि उनमें चयन करना एक ही क्षेत्र में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पहले मान लीजिए हम चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं तो केवल एक वैद्य होना ही प्रोफेशन था, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, उसको केवल हम वैद्य कहते थे, वही फार्मासिस्ट होता था, वही आपका सर्जन डॉक्टर होता था, वही सर्जन होता था, सारे डिपार्टमेंट उसी के पास होते थे, वही आपका डायग्नोज करता था, रोग को खुद पकड़ता था, खुद दवा इकट्ठी करता था, खुद दवा बनाता था, खुद दवा देता था। लेकिन आज वो चीजें कितनी विस्तार में बढ़ गई हैं कि डॉक्टर का पेशा ही, उसमें कितनी स्ट्रीम और कितनी ब्रांच हो गई है। ये न्यूरोलॉजिस्ट है, ये अस्थि विशेषज्ञ है, ये नेत्र विशेषज्ञ है, उसमें स्पेशलाइजेशन हो गई है। तो देश काल पात्र का विचार करते हुए हम इसमें विचार कर सकते हैं कि राज्य संबंधी कार्य व्यक्ति कर सकता है, पिता के कार्य को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ अपने नक्षत्र का है, तो सूर्य के कारक तो इसमें कहीं ज्यादा प्रबल है, अपने से नवम के नवांश में है, जो नैसर्गिक रूप से इसकी भाव से पंचम नवांश पड़ता है, और वैसे इसके लिए कुंडली के लिए नवम भाव का जो नवांश है द्वितीय भाव में आता है, तो उसमें ऐसा व्यक्ति ज्यादा सफल हो सकता है। अब देखिए, साहसिक कार्यों में, एडवेंचर के कार्यों में, सेना सुरक्षा संबंधी कार्यों में ये व्यक्ति असफल हो सकता है। उसका रीजन है कि इसका लग्नेश और तृतीयेश दोनों ही 12वें भाव में चले गए हैं और उन पर कुछ शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। शनि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल से डोमिनेट होता है, लेकिन मंगल भी शनि से डोमिनेट हो जाता है, क्योंकि शनि यहां पर उच्च का है। तो ऐसे व्यक्ति को पिता से संबंधित, राज्य से संबंधित और सूर्य के कारकत्व में जो प्रभाव आते हैं, आपका अनाज आता है, धन धान्य आता है, आपका काष्ठ का लकड़ी का सामान आता है, फर्नीचर वगैरह का कार्य आता है, आपका केमिकल आता है, आपका औषधि विज्ञान आता है, फिजिशियन आता है, तो इन चीजों को कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कारकांश की कुंडली जब आप विचार करते हैं, तो क्योंकि सूर्य जहां पर आत्मा कारक होकर 9 नंबर के नवांश में बैठा है, तो कारकांश बनता है 9 नंबर का। 9 नंबर के कारकांश में आप देखिए अष्टमेश नवम भाव में जाता है नवमेश के साथ, अष्टमेश और नवमेश का योग, मतलब लोगों का हित करने के लिए, लोगों के दुख दूर करने के लिए, एक हीलिंग टच देने के लिए, लोगों के साथ परोपकार की भावना रखते हुए ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा। तो रसायन विज्ञान और औषधि विज्ञान में कुछ शोध ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अब इसके आत्मा कारक के साथ अमात्य कारक की स्थिति देखें तो अमात्य कारक गुरु है, और अमात्य कारक गुरु स्वयं कारकांश लगन का स्वामी होकर 6वें भाव में जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को विरोधियों से, शत्रुओं से सामना करना पड़ेगा। उसी चीज को जब हम जन्म लगन से देखते हैं तो आपका जो षष्ठेश है 12वें भाव में जाता है, और वो भी तृतीयेश के साथ जाता है। तो उसमें आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो आपके साथ शत्रुता करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, विरोधाभास करेंगे, बाहरी कम होंगे, अपने कहीं ज्यादा होंगे।
तो नवमांश, दशमांश और कारकांश तीनों का तालमेल मिलाकर हम जब यहाँ देखते हैं तो सूर्य यहाँ ज्यादा प्रभावी है और सूर्य से संबंधित कार्य इस व्यक्ति को ज्यादा सफल बनाएंगे अपने किसी भी क्षेत्र में। मंगल से संबंधित कार्य करने में इसे परेशानियां होंगी। गुरु का सहायक हो सकता है क्योंकि गुरु के मूल त्रिकोण में 10 मेष का नवांश जाता है, तो सूर्य और गुरु इन दोनों से मिलते जुलते कार्य ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइए। जैसे गुरुजी आपने सूर्य के बताया, जैसे जो इंजीनियरिंग लाइन होती है उससे रिलेटेड या खेल कूद से रिलेटेड नहीं जा सकता किसी ने। एक्चुअल में जैसे तृतीयश है, कर्म का स्थान का स्वामी 12th में बैठा है, बिल्कुल। तो अगर खेल कूद के हिसाब से देखें तो किन ग्रहों को हमें देखना चाहिए फिर? देखिए, इसमें षष्ठेश और तृतीयेश को अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अब इसमें षष्ठेश और तृतीयेश का योग है, ये बहुत अच्छा है। अब यदि ये योग किसी अच्छे भाव में होता तो ये स्पोर्ट्स के खेल में, एडवेंचर के खेल में, साहसिक कार्यों में, सेना में, सुरक्षा में, इनमें एक अच्छी सफलता हासिल कर सकता था। अब खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इसकी रुचि हो सकती है, लेकिन वहां इसकी सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जबकि आप उसका दशमांश देखेंगे ना, दशमांश शनि और मंगल के ही हैं दोनों राशि। दशमांश में शनि दशमांश का स्वामी बनता है और वहां दशम भाव का स्वामी मंगल बनता है, तो यह योग एक अच्छा योग बन सकता था। लेकिन चंद्र लग्न से यदि हम इसे देखते हैं तो यह योग कहीं ना कहीं सफलता दिखाता है, क्योंकि चंद्र लग्न से वो भाव तृतीय आता है। चंद्र लग्न से मंगल और शनि तृतीय भाव में आते हैं। हाँ जी, इसीलिए मैंने पूछा था गुरुजी, क्योंकि चंद्र लग्न लेकिन से अब ये थर्ड हाउस में हाँ आता है। बिल्कुल, लेकिन अब चंद्र लग्न से जब हम देखते हैं तो जो उनका राशि स्वामी है वो चंद्र लग्न से 12 में आता है, क्योंकि जिस भाव में योग बन रहा है ना, उस भाव की स्थिति भी बहुत जरूरी है देखनी। क्योंकि आपका योग जिस घर में होगा उस घर का स्वामी किस स्थिति में है। तो शुक्र जो है यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर हो गुरुजी, जाता है, लेकिन जी फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब बाहर जाके स्पोर्ट्स में खेल सकता है, जैसे किसी और कंट्री में या फिर हाँ और बाहर जा स्टेट सकता में? है, बाहर जा सकता है बाहर क्योंकि हाँ बाहर जा सकता है। चतुर्थेश और तृतीय, देखिए तृतीय भाव होता है यात्राओं का, है ना, और नवम भाव यात्राओं का होता है, द्वादश भाव होता है विदेश का। अब क्योंकि चतुर्थेश ही द्वादश भाव में बैठा है, तो ये संभावना हो सकती है कि ये बाहर जाकर अपना कार्य प्रारंभ करे, मतलब अपने घर से दूर जाकर विदेश में या किसी दूसरे प्रदेश में अपना निवास स्थान बनाए और वहां अपना आजीविका का प्रबंधन करे। ये हो सकता है इसमें, क्योंकि चतुर्थेश का द्वादश में बैठना, वो भी तृतीय के साथ बैठना। अब हम जिसके देखते हैं ना, अब देखो इसमें कि यदि हम इसको चंद्र लग्न को बना देते हैं तो चंद्र लग्न से जो चौथे घर का मालिक बनता है वो मंगल बनता है, वो फिर अपने से 12 में जाता है, तृतीय भाव में जाता है। तो घर छोड़कर अन्यत्र ही सफलता ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मिलेगी, अपने निवास स्थान पर सफलता कम मिलेगी। सामान्य जीवन जीता रहेगा व्यक्ति, सफलता के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। ये आपका तर्क सही है। जैसे गुरुजी इसमें जैसे चलित में कुछ ग्रह बदल जाते हैं, तो चलित का कितना रोल होता है जब हम प्रोफेशन या लगन को नहीं, decide चलित का रोल ये होता है कुछ भाव से संबंधित भी उसका लगाव बनता है। जैसे अब आप इसमें लीजिए, चंद्रमा इनका हो सकता है कि 9 में आ जाएगा चलित भाव में, तो चंद्रमा का 9 में आना अच्छा है कि चंद्र 9 का स्वामी भी है, तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्य की तरफ उन्मुख कम होगा, क्योंकि लगन पर भी गुरु की दृष्टि है। अब गुरु केतु का योग इसमें कह सकते हैं, लेकिन गुरु और केतु में काफी डिफरेंस है, तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते कि गुरु और केतु का यहाँ कोई चांडाल योग बन रहा है। अब जैसे इसमें चरित है, चरित में आपका शनि 11 में आ जाता है और दशम भाव में बुधादित्य योग बन जाता है। तब देखिए चरित में भी वही स्थिति बनती है कि 9वें 10वें फिर एक साथ होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है कि चरित में भी और जन्म कुंडली में भी बेशक ग्रह बदल जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उसे एक लाभ मिला हुआ है। 9 दशम के दोनों के स्वामी दशम में ही बैठे हैं। हम जन्म लग्न में या चलित का भाव का हम स्पष्ट करें। अब यहां देखिए कि चलित के भाव में 4 नंबर और आपके 10 नंबर ये विलुप्त हो जाते हैं।
तो जो राशियां विलुप्त हो जाती हैं वो राशियां जन्म कुंडली में जिन भावों में बैठती हैं उन भावों से संबंधित जातक को चिंता होती है और कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ते हैं। तो अपने दायित्वों को, अपने धर्म को, अपनी निष्ठा को बचाने के लिए, अपने बंधु बांधवों से सहयोग बना के रखने के लिए इस व्यक्ति को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। और ये दोनों विषय इसकी चिंता के विषय रहेंगे जीवन में, क्योंकि उन दोनों के जो राशियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। अब देखिए जैसे गुरु और केतु का तो काफी अंतर था, तो गुरु सप्तम में अकेला रहेगा, केतु छठे आ गया। लेकिन मंगल के साथ जहां तो ये शनि था पहले, चांडाल योग मंगल नहीं अपनी बोल बार में सकते। है। हाँ जी। नहीं, चांडाल योग नहीं बोल सकते इसे, बहुत डिफरेंस है। लगभग 20-21 डिग्री का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। चांडाल योग का प्रभाव मैक्सिमम तभी होता है जब गुरु किसी भी राहु और केतु के पकड़ तभी ज्यादा होती है जब 5 डिग्री तक का गैप हो, और विशेषकर तब जब राहु की डिग्रियां ऊपर हो और उस ग्रह की डिग्रियां नीचे हो, क्योंकि राहु उस ग्रह को ओवरटेक करेगा, राहु उस ग्रह को पार करेगा, है ना। दूसरा आप देखिए ठीक है गुरुजी, तो चंद्र हम जाते हैं चंद्र में। जी बोलिए। मतलब हम ये कह सकते हैं इस कुंडली को देख के कि व्यक्ति जो है अपने घर से बाहर ज्यादा सफल होगा, विदेश की तरफ या घर से बाहर। जी प्लस बिल्कुल इसको बिल्कुल। सूर्य कारकत्व से रिलेटेड काम करने चाहिए। सूर्य, देखिए सूर्य में आपका राज्य भी आता है, सरकार भी आती है, सरकारी नौकरी भी आती है, हाँ जी। तो सूर्य पिता भी होता है, और सूर्य आपका आरोग्य का कारक होता है, स्वास्थ्य का कारक होता है। तो क्योंकि हाँ जी। चंद्रमा इनका सूर्य के साथ है लेकिन वो अस्त नहीं है, हाँ तो जी। मेडिकल प्रोफेशन या केमिकल प्रोफेशन, जैसे अभी आप कह रहे इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में हाँ जी। टेक्निकल की तरफ ना जाकर केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाता है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जो है। हाँ, और केमिकल अगर हम इंजीनियरिंग सूर्य की से तरफ बात जाए तो करें वो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैनेजमेंट, जैसे हम मैनेजमेंट की बात करें तो सूर्य कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो एमबीए या मास्टर्स करते हैं लोग। हाँ, मैनेजमेंट दे सकता है, क्योंकि सूर्य पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, गुरु से दसम भाव में बैठा है ना। हाँ जी। तो ऐसे व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति होती है बड़ी प्रबल होती है, क्योंकि देखिए पंचम भाव पर उच्च के ग्रह की दृष्टि है, और पंच में हाँ स्वयं जी। शुक्र के घर में बैठा है। शुक्र बेशक उसका शत्रु ग्रह है, लेकिन देखिए गुरु और शुक्र में शत्रुता होती भी है तो वो शत्रुता ज्यादा खराब नहीं होती, क्योंकि दोनों गुरु हैं, दोनों की यदि शत्रुता होती है तो कुछ नया सृजन होता है, कुछ नया पैदा होता है। जब दो गुरु लड़ेंगे ना तो उसमें विनाश नहीं होगा, कोई ना कोई नया सृजन होता है, और जब दो दुष्ट व्यक्ति लड़ेंगे तो उसमें विनाश होता है। तो शुक्र तो के हम पास ये कह संजीवनी सकते हैं विद्या कि है। हाँ जी। जी बोलिए। जैसे विद्या पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ट्रेडिशनली मतलब अगर हम लगन को देखेंगे तो हम कोई ये बोल सकता है कि पंचमे जो है अपने से तीसरा बैठ गया और राहु की पंचम दृष्टि है, तो विद्या में अड़चन आ सकती है। तो ऐसा कुछ बनता है या इसके लिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो लोग लगन से नहीं देखते हैं वो उनका। नहीं, विद्या में अड़चन आने की संभावना बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पर पंचमेश केंद्र में है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, हाँ जी। पंचम भाव पर आपके उच्च के ग्रह जो विद्या का बुद्धि का कारक बुध है उसकी दृष्टि पड़ती है। हाँ जी। तो पंचम भाव का स्वामी भी शुभ शुभ ग्रह की राशि में गया। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी आपके बुध को भी देखता है, बुध गुरु की दृष्टि का प्रभाव लेते हुए, हालांकि उनमें डिग्रियों में थोड़ा डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव गुरु का नहीं होगा बुध पर, क्योंकि चंद्र में बुध वैसे भी दशम में आ जाता है, लेकिन केंद्रीय प्रभाव तो फिर भी होगा ना। देखिए चौथी और आठवीं दृष्टियों को हम अप्लाई नहीं करते, वो हमें अप्लाई करनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं त्रिपाद दृष्टि। यानी सप्तम दृष्टि यदि 100% फल दे रही है तो त्रिपाद दृष्टि भी 75% तो फल देगी ना। तो चतुर्थ और अष्टम भाव के प्रभाव को भी हमें लेना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर अब हमने जैसे अभी तक सुना नहीं। हाँ नहीं, इनको लेना चाहिए। चतुर्थ प्रभाव को तो हम केंद्रीय प्रभाव में देते ही हैं, लेकिन अष्टम में यदि कोई ग्रह बैठा है तो अष्टम भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए आप कारकत्वों पे जाएंगे तो अधिकांश भावों के कारकत्व नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी ही बनते हैं। जैसे आपका पंचम भाव में 5 नंबर की राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, तो वहां से अष्टम भाव बनता है गुरु का,
तो गुरु ही कारक बनता है ना पंचम भाव का, संतान का भी और बुद्धि का भी। हाँ जी गुरुजी। तो किसी का और कोई क्वेश्चन है? गुरुजी हमें ये कारकांश समझ में नहीं आया क्योंकि ये पढ़ा नहीं। कारकांश देखिए इसमें बड़ी सरल भाषा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कारकांश का। कारकांश जो हमारा आत्मा कारक प्लेनेट होता है ना, जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है, इसमें वो सूर्य है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखा ना, यहाँ K7 में AK, सूर्य के सामने लिखा ना AK। जी गुरुजी। तो जो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह होता है, जिसकी डिग्रियां सबसे ज्यादा होती हैं, राशि का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ 27 डिग्री पर कुछ ऊपर सूर्य है, तो सबसे ज्यादा डिग्री पर तो वो आत्मा कारक है, यानी वो हमारा निज का कारक है, सेल्फ का। उसके बाद जो दूसरा ग्रह होता है घटते हुए क्रम में, वो अमात्य कारक होता है। जो तीसरा ग्रह होता है वो भ्रातृ कारक होता है। तो इस तरह हम दारा कारक तक जाते हैं। अंतिम ग्रह जो सबसे कम डिग्री वाला होता है वो दारा कारक होता है। तो आत्मा कारक को आप ये देखिए कि आत्मा कारक ग्रह का सूर्य है, और सूर्य 9 नंबर के नवांश में पहुंचता है। यहाँ नवांश में देखिए दिखाई देता है जी गुरुजी। कि 9 नंबर के नवांश में है। तो 9 नंबर को हम लगन बना देंगे, 9 नंबर को लगन बना देंगे और ग्रहों को ऐसी स्थिति में रख देंगे। अब 9 नंबर के नवांश में आप देखिए कि 9 नंबर के नवांश में 12वें राहु आता है। तो 12वां राहु जन्म कुंडली में हो या कारकांश कुंडली में हो, जातक को अल्पकाल के लिए या दीर्घ काल के लिए विदेश भेजता है। भले ही वो उसकी यात्रा 1 हफ्ते की हो, 2 हफ्ते की हो, लेकिन विदेश जाता है। अब जन्म लगन में क्या ही रहा है कि इनका लग्नेश और तृतीयेश 12वें भाव में है, चतुर्थेश होकर भी षष्ठेश। अब षष्ठेश आपका 12वें भाव में है, तो नौकरी, निवास, यात्रा, विदेश का प्रभाव बनता है। तो कारकांश हम उसे लेते हैं कि जो आत्मा कारक जिस नवांश में होता है उसको लगन बना देते हैं, और जो जन्म काल के ग्रह होते हैं उन्हें रख देते हैं, वो कारकांश कुंडली बन जाती है। अब दूसरा इसमें एक बात और देखिए कि जब हम देखते हैं ना दसम पद को, तो दसम पद बनता है इनका 7वें भाव में, और वहां पर गुरु बैठा है। गुरु का केंद्रीय प्रभाव फिर अपने दसम भाव पर जाता है। तो इसमें एक जैसे संभावना ये भी हो सकती है क्योंकि गुरु इन्वॉल्व है, द्वितीय गुरु है और वो सप्तम में बैठा है। तो कोई कार्य इस व्यक्ति का ऐसा भी हो सकता है जिसमें कार्य कुछ भी हो, लेकिन उसमें भी दूसरों को समझाने, सलाह देने या उनको उस चीज की शिक्षा देने का कार्य हो। जैसे आप केमिकल इंडस्ट्री में चले जाते हैं या मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी में चले जाते हैं, तो हो सकता है वहां भी आपको ऐसा काम करें, या तो आप शोध करें, कोई नया रिसर्च करें, और या वहां भी आप मतलब पढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु द्वितीय होकर सप्तम भाव में बैठा है, सूर्य पर उसका केंद्रीय प्रभाव है। दूसरा देखिए गुरु के साथ कोई अर्गला बनती है तो सूर्य की बनती है। चौथे भाव में सूर्य और चंद्रमा, पंचम भाव में उच्च का बुध। तो जो गुरु है इनका, और गुरु कारक बनता है इनका अमात्य कारक। अमात्य कारक और आत्मा कारक का किसी भी प्रोफेशन को तय करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो गुरु और सूर्य का जो मिला जुला प्रभाव, जैसे आपने कहा ना प्रबंधन, मैनेजमेंट, तो गुरु और सूर्य का योग ही व्यक्ति को मैनेजमेंट की तरफ ले जाता है, प्रबंधन की तरफ ले जाता है। अच्छा कुशल व्यक्ति होता है किसी भी चीज की व्यवस्था करने में, उसका प्रबंधन करने में, मैनेज करने में अच्छे स्किल्स होते हैं उसके अंदर। गुरुजी ये जी नवमांश में जो मंगल है वो 64वें नवमांश में आ रहा है यहाँ पर, नहीं नहीं, नवमांश में। 64वें नवांश में देखिए, 64वें नवांश का, हाँ बिल्कुल, और 64वें नवांश का विचार हमें चंद्रमा से करना चाहिए, लगन से नहीं। तो राहु आ रहा है फिर। हाँ, तो इसमें 64वें नवांश का जो स्वामी है उसका ज्यादा महत्व होगा। ग्रह वहां बैठेगा, प्रभाव देगा, लेकिन जो वहां पर उसका स्वामी होगा, तो यह सूर्य इनके 64वें नवांश का स्वामी बनता है। तो सूर्य के साथ जब इनके जीवन में आएगी तो उनके प्रोफेशन तो आगे बढ़ाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए वो स्वास्थ्य वगैरह के लिए घातक भी हो सकती है, यदि उस टाइम पे गुरु, शनि या राहु आदि का ट्रांजिट थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि वो 2037 में आएगी, और 2037 में होंगे 25 साल के। तो एक क्रूशियल टाइम पे वो आएगी, 25 से 31 साल की उम्र में आएगी वो, जो प्रोफेशन सेटल करने के लिए एक बेहतर टाइम होता है। क्योंकि कोई भी आजकल प्रोफेशन आदमी सेट करता है ना, 25 और 30 के बीच में ज्यादा होते हैं। हालांकि इसका चंद्रमा है भाग्य,
और इसका 22-24 के आसपास या 22 वर्ष के आसपास में भाग्योदय हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। फिर भी जो हमें जो 22वीं दृष्टांत का प्रभाव देखना चाहिए वो हमें लगन से देखना चाहिए, और 64वें नवांश का प्रभाव हमें चंद्रमा से देखना चाहिए। ठीक है ना? गुरुजी, अब मैं अगर सबके क्वेश्चन हो गए हो तो हम अपनी मतलब मंशा रख देते हैं कि हम क्या सीखना चाहते हैं आपसे, या भैया मेरी एक चीज मुझे पूछनी थी हाँ जी यहाँ पूछो। पे। हाँ जी। गुरु जी, जैसे अभी आपने ये कहा था कि चंद्रमा अपनी मित्र राशि में बैठा है, पर चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल पक्ष बली नहीं रहेगा, क्योंकि या तो ये पूर्ण उसका चंद्रमा होगा अमावस्या का, या तो यहाँ पे उसका नहीं पूर्णिमा का, बिल्कुल। क्योंकि सन के साथ बैठा है तो बिल्कुल पावन पक्षपट नहीं होगी। नहीं, पक्षपट तो होगा ही नहीं, इसे यहाँ क्षीण चंद्रमा कहेंगे। क्षीण चंद्रमा होगा यहाँ पे। इसे यहाँ क्षीण चंद्रमा कहेंगे ना, क्योंकि देखिए सूर्य से 72 डिग्री आगे तक और 72 डिग्री पीछे तक सूर्य को क्षीण माना, सॉरी चंद्रमा को क्षीण माना जाता है। अब यहाँ पर द्वादश देखिए कि चंद्रमा क्योंकि 9 भाव का भी स्वामी है, और वो आपके भाव चरित में भी 9 भाव में ही आ जाता है शुक्र के साथ। तो चंद्रमा के जब दशा आएगी, विशेषकर चंद्रमा में जब चंद्रमा होगा, तो वो समय इनके लिए एक प्रोफेशन संबंधी उतार चढ़ाव का समय होगा। उस टाइम इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दसम भाव से 12वें का स्वामी उस टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो 12वें भाव में बैठा होगा भाव चरित की यदि हम बात करें तो। दूसरा, चंद्रमा क्योंकि क्षीण बली है तो इसे क्रूर ग्रहों की श्रेणी में लिया जा सकता है। दूसरा, जो इसका नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी इसका केतु है, तो एक अच्छे नक्षत्र में नहीं है ना, गंडमूल के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र का है ना चंद्रमा, तो इसे यहाँ बलवान नहीं माना जा सकता। लेकिन दशमेश को यहाँ बलवान मानेंगे, और दशमेश को कम से कम एक शुभ ग्रह की युति मिल रही है और 2 शुभ ग्रहों का मध्यत्व मिल रहा है, तो दसम भाव यहाँ पर बहुत बलवान हो जाता है। इस व्यक्ति के जीवन में जितने भी अचीवमेंट होंगे, तो कमी यदि आती है तो लगन के स्वामी में आती है, को अचीव करने में थोड़ा परेशानी हो, लेकिन अचीवमेंट के लिए इससे बार बार आपको मौके मिलेंगे। अब उनको आप कितना कैश कर पाते हैं, कितना बना पाते हैं, ये लगन के ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति को अवसर कम मिलते हैं लेकिन लगन बलवान होती है, वो उसी अवसर को कब्जा लेता है। एक व्यक्ति को बार बार अवसर मिलते हैं लेकिन लगन कमजोर होने की वजह से वह अपने अवसर को हासिल नहीं कर पाता है। इसको आप उदाहरण में देख सकते हो ना, आज मोदी जी को एक अवसर दिया था राजनाथ सिंह ने, बैठ के कब्जा दिल्ली पर करके। राहुल गांधी को मौका मिला था जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं गद्दी को, सोनिया ने मना कर दिया था, नहीं नहीं अभी राहुल मैच्योर नहीं है। तो अवसर मिलने के बाद भी अवसर को कैच नहीं कर पाए थे, क्योंकि लगन में कमजोरी थी। और मोदी जी की लगन का मालिक लगन में बैठा है भाग्येश के साथ। उन्हें एक मौका दिया राजनाथ सिंह ने 2014 में कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने पूरे बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर दी। तो लगन का बलवान होना, लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। और बताइए कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि गुरुजी, क्या 7-8 मिनट और हैं जी। गुरुजी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस कर सकता है या फिर ये जॉब ही करेगा? ये कैसे पता करेंगे कि बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? देखिए, जॉब तो इसलिए करने की संभावना है कि लगन का मालिक छठे भाव को देखता है। लेकिन आपने सवाल अच्छा उठाया, क्योंकि सप्तम भाव में इनका जो सप्तम भाव का स्वामी वो 9वें भाव में बैठा है, और 9वां भाव होता है हमारा इंडिपेंडेंट बॉस बनने का। तो क्योंकि इसका सप्तमेश 9 में बैठा है, तो ये व्यवसाय की तरफ भी जा सकता है। ये संभावना हो सकती है कि ये सूर्य की दिशा में जॉब करे, और चंद्रमा क्योंकि नवमेश है, चंद्रमा की दिशा में इसकी जॉब में दिक्कत आए, और ये फिर अपना काम, अपना व्यवसाय शुरू करे। ये संभावना बिल्कुल होंगी इसकी कुंडली में, क्योंकि आपका धनेश भी सप्तम में बैठा है, पंचमेश भी सप्तम में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा भी होगी। और दूसरा, जो व्यवसाय का कारक होता है, इंडिपेंडेंट व्यवसाय का कारक आपका बुध होता है, वो पंचम भाव को देखता है। तो और आपके भाव चक्र में वैसे भी दसम भाव में बुधादित्य योग बना देता है, नवमेश दशमेश का योग बना देता है, तो अपने व्यवसाय में वैसा जातक सफल होगा। क्योंकि जो आप देखें ना, नवमांश का जो सप्तमेश है वो जन्म कुंडली में नवमेश है। तो 9 भाव होता है ना अपने इंडिपेंडेंट बॉस का, मतलब हमें खुद बॉस बन के हम काम करें, भले वो काम छोटा हो या बड़ा हो।
तो स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ जा सकता है।